नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आज से 1 डेढ़ या 2 महीने पहले एक बात हमने आपके समक्ष रखी थी कि हम 2 नई चीज़ों की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली कि हम छात्र हितों से संबंधित टाइगर ग्रुप का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम छात्र हितों से संबंधित मुद्दे उठाएँगे। और दूसरी बात, जो कि शायद इतना समय हमें उसके लिए हो गया कि हम उस चीज़ की शुरुआत नहीं कर पाए और हम आज उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वह क्या था कि हम एक सार्थक सामाजिक बहस की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हम उन व्यक्तियों को आपके समक्ष लाएँगे जिन्होंने कि किसी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण काम किया है या किसी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे द्वारा ही काफ़ी लेट इसमें हो गया, 1 डेढ़ महीने का समय हमें लगा। तो आज हम उस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि उनका इंट्रो कराने से पहले ये 2 लाइनें मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, आप एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज जो मेरे साथ हैं, मैं तो लगभग 10 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपका भी परिचय उनसे हो। तो जो मेरे साथ हैं, वह मेरी मैम भी हैं, मेरी मेंटर भी रही हैं और मुझे काफ़ी समय से उन्होंने हर एक चीज़ के लिए प्रेरित भी किया है और मेरी मार्गदर्शक भी वे रही हैं। तो जो मेरे साथ हैं, विभू मैम आज मेरे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल कर दिया। और इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है कि 10 साल मुझे आपको जानते हुए हो चुके हैं और मैं आज आपको अपने सभी साथियों के सम्मुख लाना चाह रहा हूँ और आपसे बहुत सारी मेरी बातें हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आपसे किसी बात पर बहस करना चाहता हूँ कि पक्ष-विपक्ष का मुद्दा लेकर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ एक फॉर्मल बातें हैं, जो कि देखा जाए तो वे काफ़ी बड़ी हैं और वैसे वो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन अगर देखा जाए उनका गहराई से अगर उनका अर्थ निकाला जाए तो वे काफ़ी बड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूँ मैम कि आपको अल्मोड़ा आए हुए शायद 12, 13, 14 साल हो चुके हैं और जिस एज में आप यहाँ पर आई, लोग कहते हैं कि आज वह मुद्दा बना है कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, यहाँ का युवा गाँव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आई, आप भी एक अपने करियर के पीक पर थी, जब आप यहाँ पर आई तो आप उसे कैसे देखते हैं? इस चीज़ को आप मैं चाहता हूँ कि आप ना बताएँ कि क्या रही है? ऐसा क्या रहा कि आप लोग शहर की आपने जॉब छोड़ी, एक चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर, जहाँ पर क्योंकि आज हम अगर पहाड़ के युवाओं को देखें तो हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ, मतलब दोस्त बनाएँ अपने नए, चकाचौंध भरी दुनिया में जाएँ, मतलब ऐशो-आराम से अपनी ज़िंदगी जिएँ, लेकिन आप वो सब चीज़ छोड़कर आप पहाड़ की तरफ आप मुड़े, इसका क्या कारण रहा? सबसे पहले तो आशीष मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी थैंक यू मैम। और इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए भी जो आपने शेर पढ़ा तो उसी उसी तर्ज पर मैं आपको उसका प्रत्युत्तर दूँगी कि मार ही डाले बेमौत, ये दुनिया वो है। हम जो ज़िंदा हैं तो कुछ तो जीने का हुनर रखते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई तो बिल्कुल मुझे अल्मोड़ा में आए लगभग आज 12 साल हो गए हैं और एक था कि अभी चकाचौंध और जो जो भी चीज़ें थी, हम बचपन से जब हम पढ़ते हैं और जब हम अपने करियर को बनाते हैं, तो हम जो चीज़ देखते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। जब भी हम डॉक्टर देखते हैं, तो हमको लगता है हम डॉक्टर बनेंगे। जब हम इंजीनियर देखते हैं, तो हमको लगता है हम इंजीनियर बनेंगे। जब हम किसी एथलीट को देखते हैं, तो हमको लगता है हम खिलाड़ी बनेंगे। जब हम किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को देखते हैं, तो हमको लगता है तो कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे। तो बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं बचपन से था कि मुझे सोशल सेक्टर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद भी मैं उस चीज़ से उभर नहीं पाई थी और मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी। तो उसी क्रम में मेरा नेटिव प्लेस है, मेरे दादा-दादी का ये घर है, तो मुझे था कि नहीं एक बार वहाँ चलते हैं और फिर धीरे-धीरे एक जर्नी शुरू हुई जिसमें मैं हमेशा युवाओं को कहती हूँ कि आप वही काम करिए, आप उसी में अपना करियर बनाइए जो जिसमें आपका पैशन हो। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको किसमें सुकून मिलता है। और जब आप वो चीज़ को ढूँढते हैं, जब आप वो चीज़ को आप अपना आत्ममंथन करते हैं और उसको निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपका करियर, आपकी खुशी, आपका सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। आप फिर ना थकते हैं, ना आप समाज की परवाह करते हैं, ना आप आपको उसमें आप उसमें डूब जाते हैं। जी। आप जब आप प्यार में होते हैं, तो जब आप किसी से प्यार करते हैं, चलो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, शायद ये यूथ के आपके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जब आप प्यार में होते हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ आता, ना अच्छा ना बुरा। आपके पेरेंट्स, आपके साथी, आपके दोस्त, हर कोई आपको बुरा लगता है जब वो जी। समझाते हैं, अभी ये पढ़ने में ध्यान दो, अभी उसमें ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आप उसको अ, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को महसूस करते हैं। हर एक चीज़ आप उसको उसको क्या खाने में पसंद है, तो आपका टेस्ट बदल जाता है, आपके शौक बदल जाते हैं। आप हमेशा उसमें रहते हैं। तो विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आप जो चीज़ को अपने मन से सोच लें, आपके उठते, जागते, बैठते, खाते, सोते,
तो वो जी। चीज आपका पैशन है। जी। तो टूट के करो जो चीज करनी है, प्यार करो तो टूट के, काम करो तो टूट के, पढ़ाई करो तो टूट के। तो आपको अपने अपने खुद से ये शिकायत ना रहे कि मैंने थोड़ी सी कमी कर दी, कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। तो रिजल्ट मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। ये तो है। तो मैम, आपकी नज़रों में विभू कृष्णा क्या है? मैं अगर आपको देखता हूँ तो आप एंकरिंग करते हैं, आप डी शैडो चलाते थे जिसमें कि डांस प्रैक्टिस होती है। आप डांस प्रैक्टिस होती थी ऐसा क्योंकि हम्म, मैं भी डी शैडो में कभी था, हम्म, वो भी एक बात है। आप लिखते भी हैं, हम्म, ऊपर से आप न्यूज़ एंकरिंग भी करते थे हम्म, और शायद मेरे को जितना मुझे पता है कि आपने उस फील्ड को छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं हम्म। और आप एनजीओ भी आप चलाते हैं। तो विभू कृष्णा क्या है? मैं क्या कहूँ? एक वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ तो मतलब मैं क्या कहूँगा? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जो जी। चीज़ में आनंद आता है वो चीज़ हम करते हैं। हम मुझे एंकरिंग पसंद है, वो मेरा एक शौक है। मुझे लगता है जैसे एक पौधे को पनपने के लिए उसकी खाद की आवश्यकता होती है, उसको पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मुझे अपना एक क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता को जारी रखने के लिए मुझे एंकरिंग पसंद है। और रहा कि मैं बाय प्रोफेशन, मैं जो मेरा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं मीडिया से जुड़ी रही हूँ, तो वो कीड़ा जो है वो हटता नहीं है। तो सोशल सेक्टर में आने के बावजूद हमने हमने अपनी संस्था के ज़रिए भी यही कोशिश की है कि हम सामाजिक मुद्दों को, विभिन्न एनजीओज़ को, और जो हमारी जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग क्या शोध कर रहे हैं, हम उनकी पॉजिटिव स्टोरीज़ को करें। नेगेटिव तो हर कोई देखता है, टीआरपी के लिए देखता है, चाहे उसके लिए देखता है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी का है। इसको मैं ऐसा समझाऊँगी कि आशीष जोशी बहुत कुछ, मतलब लोगों की, आपके उसमें जितनी दुनिया, जितने लोग, उतनी बातें। कोई आपको कहता होगा अरे यार बड़ा दबंग है, कोई कहता होगा नहीं गुंडा है, कोई कहता होगा नहीं बहुत अच्छा पॉलिटिशियंस है, कोई कहता होगा कि नहीं ये मेरी हेल्प करता है, ये जब भी मैं उसको करता हूँ वो मेरे हेल्प के लिए आ जाता है। कोई, किसी के लिए आप दादा हो, किसी के लिए आप साथी हो, किसी के लिए आप एक मेंटर हो, आप अलग अलग भूमिका में हो अलग अलग लोगों के लिए। जी। तो उसी तरह से हम जो जो हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारी, मैं अगर किसी की हेल्प करना पसंद करती हूँ वो मेरे नेचर में है। मुझे मेरे नेचर में है कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे कोई अच्छा ऐसी सक्सेस स्टोरी मिली तो मैंने उसको कवर कर लिया, कि वो मेरे कैरेक्टर में है। तो जब हमारे व्यक्तित्व का हमारे कार्यों पर भी वो प्रभाव, वो छवि नज़र आने लगती है। तो आपके अंदर में, कि बहुत सारे लोगों को पेंटिंग पसंद है, अगर उनको वो पेंटिंग आती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेंटर ही बने, ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत सारे बाथरूम सिंगर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सिंगर बने, लेकिन उनको अच्छा लगता है, वो उनके नेचर में है कि जब वो खाली रहेंगे तो वो गाने सुनेंगे, जब वो खाली रहेंगे तो वो लिखेंगे, जब वो खाली रहेंगे तो वो कुछ अपना कुछ भी ऐसी चीज़ खेलेंगे, घूमेंगे। तो आप क्या पसंद करते हैं? तो आपका अपना, आपकी खाद क्या है? जी। ये आपको अपना पनपने के लिए ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो मैम, मैं आपको यहाँ लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। हुँ, तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए तब भी आप शायद मेरी एज की रही होंगे, मेरे से कम ही एज की थी जितना मैं हुँ, जानता हूँ। हुँ, तो आप क्या, पहले तो आप ये बताइए कि आप इस बात को मानते हैं कि हमारा जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है? हुँ, कि वह पुरुषों का समाज है हम कह सकते हैं। हुँ, तो एक महिला होने के नाते आपने किस तरह से इस चीज़ को फेस किया? क्योंकि मैंने जितना आपको देखा जब से मैं 2014 से मैं अल्मोड़ा में हूँ, हुँ, आप दिन-रात काम करते हो। हुँ, आप कभी, मुझे लगता है कि कभी आप 11 बजे भी घर पहुँचते होंगे, कभी आप सुबह 8 बजे भी यहाँ से निकल जाते होंगे। हुँ, तो आप अपने स्ट्रगल को किस तरह से देखते हो कि आपने किस तरह आपने आप क्या घरवाले आपसे नहीं कहते थे कि इतनी रात को बाहर मत जाओ, इतनी सुबह आप क्यों जा रहे हो? आप घर नहीं आओ, क्योंकि आपका मैं काम देखता हूँ तो कई आपके कार्यक्रमों में खुद से शामिल रहा हूँ, हुँ, बचपन से, हुँ, जब मैं शायद अल्मोड़ा आया हूँ तब से। हुँ, हुँ, एक आध दिन के हमने प्रोग्राम्स किए हैं। तो आपकी हुँ। फैमिली ने आपको क्या सपोर्ट किया और आपने अपने स्ट्रगल को आप किस तरह से देखती हैं? अ, देखो, मैं अपना स्ट्रगल या अपनी चुनौतियों को ये कहूँगी कि मैं उसका स्वागत करती हूँ, और अगर आपके जीवन में अगर चैलेंज नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। मतलब जो लोग बहुत सुख-सुविधाओं में हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन में हर रंग का होना, हर रस का होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। तभी आप उन रसों को, उन रंगों को महसूस कर पाएँगे और उनकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँगे। तो कोई भी जब आप कार्य करते हैं तो उसमें आपके पेरेंटिंग, आपके परिवार का सहयोग, आपके साथियों का सहयोग, आपका इर्द-गिर्द का माहौल आप पर बहुत फ़र्क डालता है, बहुत बिल्कुल। उसका फ़र्क पड़ता है। तो मुझे बचपन से एक ऐसा माहौल मिला जहाँ पर मुझे कोई रोक-टोक नहीं थी, तो मैं अपनी चीज़ों को और एनहांस कर पाई, उसको आगे बढ़ा पाई, उसको एक्सप्लोर कर पाई। अगर वो जी। चीज़ नहीं होती तो नहीं होता। अब रहा आपका कि जब, हाँ, लड़कियों के लिए हमेशा से समाज, मुझे लगता है कि अभी भी हम कितनी ही बातें कर लें कि बराबरी का है, इसका है, लेकिन लड़कियों के लिए वो समाज कभी भी उनका स्ट्रगल हमेशा से जारी है, और ख़ास तौर से अगर वो सिंगल है तो और ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है जी। चीज़ों पर। पर मैं फिर वही कहूँगी कि
आप जब समाज में रहते हैं तो हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के लोग अपने नज़रिए से आपका एक परसेप्शन बनाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई आपको गुंडा भी कहता होगा, कोई आपको अच्छी बात भी आपके लिए करता होगा कि वो बहुत ही नहीं, वो हमारे सुख-दुःख का साथी है। हाँ, तो उसी तरह से हम क्या कार्य आपको पता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। रात में 11 बजे आ रहे हैं, शूटिंग है, उसको ख़त्म करके आ रहे हैं, अपना काम करके आ रहे हैं। आकाशवाणी में मैं करती हूँ, वहाँ न कभी नाइट ड्यूटी भी लग जाती थी। तो हम आ रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो हम इसलिए आ रहे हैं। तो देखने वाले क्या कहेंगे कि अरे ये तो 11 बजे आ रही है, देखो इसके माँ-बाप कुछ कहते नहीं हैं, या और दूसरे। वहीं दूसरा दूसरा हम उन लोगों को क्यों नहीं देखते जो ये कहते हैं कि यार देखो क्या लड़की है, अकेले जाती है, और अपनी बेटी को भी वो ऐसे इंस्पायर करे, उनको ऐसे चैलेंजेस दे कि आज आज मुझे लगता है कि जितनी सुख सुविधाएं बढ़ी हैं तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत कम हो गई हैं। जी। हमको नहीं पता कि रोटी की कीमत क्या होती है। हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखते हैं। मैं देखती हूँ स्कूल जा रहे हैं तो बैग पकड़ के वो लोग जाएँगे, उनको लेकर के आएँगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बच्चा जा रहा है हॉस्टल में जा रहा है तो उसका उसका सुख-सुविधा वहाँ पर एसी है या नहीं है। तो ठीक है, हर पेरेंट्स करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐज के बाद आपके जीवन में आपको खुद को चुनौतियाँ देनी है। तो मैं बहुत, जब मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए गई तो मैं खुद को चुनौती देती थी। मैं खुद को ये रखती थी कि भई मुझे अगर ₹100 है, तो उस ₹100 में मुझे अपना घर खर्च, जेब खर्च, हर एक चीज़ करनी है। आप सुख-सुविधाओं को मुझे टारगेट करने की, यार मैं अब छोले-कुलचे ₹10 में मिल रहे हैं, तो ₹10 में पेट भर जाएगा, ये ठीक है, तो मैं क्यों पिज़्ज़ा और बर्गर की तरफ देखूँ? जब मैं उस काबिल बनूँगी, जब मैं मेरे को अगर अपने शौक पूरे करने हैं, तो मैं उस वक़्त वो शौक पूरे करूँगी। हम तब सिगरेट पिएँगे, हम तब शराब पिएँगे, हम तब अय्याशी करेंगे, हम तब पार्टी करेंगे, जब हम इस काबिल होएँगे। महसूस करना है ना, देखना है, तो आप तब देखिए। आप तब क्यों देख रहे हैं जब आपके पेरेंट्स आपको इसलिए पाल-पोस के बड़ा कर रहे हैं, अपना पेट काट के वो आपकी सुख-सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये देखना पड़ेगा। हालाँकि आज यूथ्स में है, उसको एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है, उसको एक स्टाइल बना दिया है, उसको एक आइकॉन बना दिया है। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ स्टाइल या ये चीज़ें नहीं है, स्टेटस सिंबल ये नहीं है कि हम बॉयफ्रेंड्स बनाएँ, हम गर्लफ्रेंड्स बनाएँ, उसके बाद हम पार्टी कर रहे हैं, हम ये मतलब घूमने-फिरने जा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आप क्यों जा रहे हैं? आपका क्या इन्वेस्टमेंट होगा? क्या आप उसकी बजटिंग करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपने खाया, ओह! मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपने वो फेंक दिया वो चीज़ को। बट जो चीज़ आप फेंक रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक़्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो तो ये चीज़ों को थोड़ा समझना, उसको मतलब एक सेंसिटाइज़ होना। आज जी। जो क्या है कि हाँ, जो इमोशनल पार्ट है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो गया है। मैं अगला क्वेश्चन ये पूछने आ रहा हूँ आपसे। हुँ, मैम, जैसे मैं 25 साल का हूँ, हुँ, मैं अभी काफ़ी बड़ा नहीं हो गया हूँ। हुँ, लेकिन जब मैं आज की पीढ़ी को देखता हूँ, नई पीढ़ी को, वह काफ़ी ज़्यादा हाई डेवलप्ड है, हुँ, काफ़ी ज़्यादा। हुँ, तो आप इस बारे में क्या, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हुँ, लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ तो वो मुझसे कई ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, हुँ। या फिर टेक्नोलॉजी के ही उससे मैं कह सकता हूँ कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा कुछ जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कई ज़्यादा आगे हैं। मैं आपकी इस बात को ऐसे जवाब देना चाहूँगी कि एक एक बचपन में हम किताब पढ़े थे गांधी जी का, तो उसमें एक कोड लिखा हुआ था कि हमेशा से अपने नीचे वालों को देखोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, और हमेशा अपने ऊपर वालों को देखोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम ये देखो, तुम्हें लग रहा है कि तुम 25 साल के हो, बट 21 साल में हमारे भगत सिंह जो है वो फांसी के फंदे पर झूल गए थे। हम उनको क्यों नहीं देखते, उन यूथ्स को हम क्यों नहीं इंस्पायर रहते? हम अल्मोड़ा के हैं, हम अल्मोड़ा के चिराग सेन से क्यों नहीं इंस्पायर होते हैं? सही इतना बात है। कम हुँ। युवा है वो, और हमारे देश के लिए इतना वो कर रहा है। हम एकता बिष्ट से क्यों नहीं इंस्पायर होते? हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही बच्चे बच्चियाँ और यूथ्स हैं जो बहुत अच्छा अपने उसमें कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से बाहर से यूथ्स आ रहे हैं, धारचूला से आ रहे हैं, चौदास से आ रहे हैं, बागेश्वर से आ रहे हैं, यहाँ एसएसजे में वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो अपना हॉस्टल का खर्चा भी निकाल रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी कर रहे हैं, वो ऐंपड़ भी बना रहे हैं, वो पेंटिंग भी कर रहे हैं, वो अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं, और उससे अपना घर खर्च खुद निकाल रहे हैं। और किसी ना और बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, जैसे मेरे यहाँ पर अभी कविता है, तो ये भी बाहर से आ रही है, ये अपना अभी ग्रेजुएशन कर रही है, प्लस इसने पार्ट टाइम एक एनजीओ भी पकड़ लिया है, या इस तरह से और भी बहुत सारे। तो हमें ये देखना है, हमें फिर मैं वही कहूँगी कि हमारे माहौल का और हमारे साथियों का, हमारे आस-पास के लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप क्या लेना चाह रहे हैं, आप किनको देखना चाह रहे हैं। मैं अगर उन लोगों की बातों को ध्यान में रखूँ कि अरे ये लड़की तो आवारा है, घूमती रहती है,
पता नहीं किन मर्दों के साथ में रहती है, पता नहीं इसके घर में कुछ कहते नहीं है। अगर मैं वो नेगेटिव बात सोचूंगी तो मैं फिर डिप्रेशन में या फिर मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। याद रखिए ये चीज कि समाज आपका तभी तक ठीक है जब आपको वो गलत काम से रोकता है, बट जब वो आपके विकास में बाधा बनता है तो समाज को फिर हमें नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है। और हम अपने एक व्यक्ति विशेष खुद अपने आप में जजमेंटल होता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, हम खुद जानते हैं। मैम, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि आज का हमारा यूथ रील प्रभावित होता जा रहा है। मतलब रील प्रभावित को मैं ऐसे कहूंगा कि जैसे रील्स सोशल होती है ना, मीडिया पे। सोशल मीडिया में 2 मिनट की चीज हम उसकी गहराई नहीं जानना चाहते हैं। मान लो कि हम्म, इसका एग्जांपल के मान लो अगर मैं राजनीति का उदाहरण देता हूँ, हम्म, राजनीति समझने के लिए बहुत गहरी है, हम्म, लेकिन उसको आज सोशल मीडिया में इस तरह से प्रसारित किया जाता है कि एक छोटा सा काम उसको बहुत बड़ी चीज से हम्म, दिखा दो, हम्म, उसके अंदर की गहराई कोई नहीं जानना चाहता। हम्म, जैसे कि मान लो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, हम्म, तो मैं इस बेस पे भी उसे सपोर्ट कर सकता हूँ कि वो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम करती है। हम्म, मैं ये नहीं देख रहा कि उसने काम किया क्या है हम्म, या उसके अंदर क्या वो चीज है कि हम्म, रील हम्म। से इतना अधिक युवा इंस्पायर क्यों होता जा देखो रहा है। देखो इसको फिर मैं यही कहूंगी कि ये सोशल मीडिया का ये वक्त वक्त का है। हम उस जनरेशन में हैं कि जब हमने चिट्ठी पत्री को भी देखा, हमने गुलाब के फूल लेकर भी लड़कों को सालों लग जाते थे प्रपोज करना, वो टाइम भी देखा। और हम वो टाइम भी देख रहे हैं, वो एक पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया पर ही हमारे रिलेशनशिप बन रहे हैं। हाँ, तो हमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा युवा, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत इमोशनल नहीं है मैं या फिर मतलब वो नहीं है, इमोशनल के बट साथ मतलब विवेकहीन हो चुका मैं है। ये कहना चाहता हूँ मैम कि हम्म, जैसे हम्म, युवा इमोशनल है। हम्म। जब भी इंसान होगा तो इंसान के अंदर इमोशंस होंगे, लेकिन वो उनके इमोशन वो कुछ ही देर के लिए हैं। हाँ, तो पर वो उसमें। देख रहा है, जैसे कि मान लो उसने कुछ देखा, उसने कहा बहुत अच्छी बात है, हम्म, मैं ऐसा ही हम्म। करूंगा। अगले उसने कुछ और देखा, फिर वो उसके लिए भी देखिए ये एक इतना लंबा टॉपिक है कि इस पर हम इतने कम समय में इस विषय को समेटना तो बहुत मुश्किल होगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप देखो, इसमें सिर्फ पीढ़ी का ही फर्क नहीं है, इसमें हमारे इर्द गिर्द सामाजिक दायरे का भी फर्क है। आप देखिए कि ये जनरेशन ना ना ये दादा दादी की लोरियां सुन पा रही हैं, ना ये नाना नानी की कहानियों को सुन पा रही हैं, ना ये माँ बाप के खाना, माँ का जो खाना होता था उसको महसूस कर पा रही, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स दोनों जॉब पर हैं, उनको एक आया पाल रही है, क्रच में उनका जीवन गुजर बसर हो रहा है। ठीक है, वो क्या देख रहे हैं ना, वो पहले जन्मदिन होता था या फिर होली, दीपावली, क्रिसमस, जो भी त्योहार होते थे, तो हमें याद है हम गुजिया बनाने एक दूसरे के घरों पर जाया करते थे, वो एक माहौल होता था। ठीक है, हर एक चीज की एक इम्पोर्टेंस है, किताबों की इम्पोर्टेंस कभी भी आपका वो नहीं ले सकता जो आपका सोशल मीडिया पे आजकल बिल्कुल सही बात पॉकेट है। बुक आ रही है। पॉकेट बुक। जब आप किताब को पढ़ोगे, उसके एक एक पन्ने को महसूस करोगे, तो वो जो इमोशंस आपको आएंगे, वो जो आप पढ़ेंगे, या जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो वो जो चिट्ठी लिखने का आपकी राइटिंग, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, फिर उस चिट्ठी को संभाल के रखना, या वो गुलाब जब देते हैं, उस गुलाब को सूखे हुए इतना हो जाता था, बट उसका पहला जो प्रपोज होता था तो वो हम किताबों में रखते थे। वो इमोशंस को आप आज सोशल मीडिया के एक मैसेज से अगर आप तुलना कर रहे हैं तो वो संभव नहीं है। और ये जो पीढ़ी है ये यही देखी है, वो नहीं देखी है, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इमोशंस, वो बातें, वो चीजें उनमें होंगी। तो इसमें मैं पूरा दोष यूथ्स को नहीं दूंगी, क्योंकि वो, या नई जनरेशन को नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने वो चीज महसूस ही नहीं की, उनको वो माहौल ही नहीं मिल रहा है। और जिनको मिला है या जिन्होंने उस चीज को महसूस किया है, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे यूथ ऐसे हैं, सारे यूथ विवेकहीन हैं, कोई किसी में कुछ है नहीं। वो जो उनको महसूस कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लता मंगेशकर, किशोरदा या मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को पसंद करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलाम साहब की किताबें पढ़ के उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ये एक माहौल का या आपकी अपब्रिंगिंग का भी मैं इसमें कहूंगी कि फर्क पड़ता है। मैं तो खैर आपको जानता हूँ कि आप किसी बात को सीधे कह देते हो, हम्म, किसी भी तरीके को। हम्म, जैसे आपने हमारी इतनी सारी बात हुई, हम्म, आपने प्यार, गुलाब, हम्म, नशा, शराब, हर एक बात को इतने बोल्डली कह लिया। हम्म, किसी भी चीज को आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम्म, क्या होगा इससे, हम्म, कि मतलब कौन मेरे बारे में क्या वो सोचेगा, कि जैसे मान लो किसी भी चीज को, हम्म। तो आप मतलब आप क्या कहते हैं कि नशा सही है या ये प्यार सही है या ये चीज गलत है, आप मतलब इसे किस तरह से देखते हैं। देखिए, मैं किसी भी चीज को गलत या सही के पैमाने पर नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है हर एक चीज का एक तरीका होता है। जी। एक अगर उसको उस तरीके से ना किया जाए तो वो तरीका गलत और सही होता है। कौन शराब नहीं पीता है? कौन मतलब हम, लेकिन पहाड़ बदनाम है। क्या बाकी शहरों में शराब नहीं सही पिया बात है, जाता? बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ के उसमें हमेशा से ये कहा गया है कि बहुत सारे इसमें कमेंट्स बने कि सूर्यास्त, बंदा मस्त, पहाड़ मस्त, और बहुत सारी ऐसी चीजें क्यों बना?
क्योंकि आपका तरीका गलत था। आपने ये इमेज पेश की, जैसे ही शाम हुई, ये हुआ, आपने नमक चाट के उसको पिया और आप फिर सड़कों पर ऐसे ही वो हो। शराब पीने वाला हर व्यक्ति रेपिस्ट नहीं हो सकता, और जो शराब नहीं पीता आप ये भी नहीं कह सकते कि वो रेपिस्ट नहीं है, ठीक है? तो ये एक बहाने होते हैं, ये एक बहाने होते हैं और कुछ नहीं। हर एक चीज़ का एक तरीका है, एक चीज़ें हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप वाइन पीजिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या उनकी बात वो गलत है? हमारे जितने भी फॉरेनर्स हैं वो बिना इन सब चीज़ों के रह नहीं सकते। तो क्या वो गलत हैं? तो आप उनके देश में जाइए, वहाँ पर तो ये फैशन है, ये ट्रेंड है। वो इसको एक टॉनिक के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या करना चाहिए, इसे पीना चाहिए, नहीं, नहीं वो करना चाहिए? मैं पीना या नहीं पीना, मैं इस पर तो कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपका तरीका, आपकी चीज़ें, आ, आपकी इच्छा इस बात पर वो रहती है, आप किसी चीज़ को कैसे, आप मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ कि आपने इसको एक फैशन ट्रेंड बना लिया। आप अपने माँ बाप के पैसे को इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं जी कसार देवी जी, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी पार्टी आप क्यों कर रहे हैं? आप किस लिए, आप किसका पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो किसका, और सिर्फ यही नहीं कि आपका पैसा सिर्फ आप खर्च कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उसका मकसद क्या है? हम अगर कोई चीज़ को, हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो इसका एक मकसद होना चाहिए। मैं सिर्फ, मैं इसको ऐसे भी समझाऊँ, जैसे मैं ना फंड कहीं से मिलता है, हमें अगर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी मिलते हैं, मैं मेरे, अगर आपने सुना होगा तो मैं एंकरिंग भी करती हूँ, तो मुझे पेड एंकरिंग होती है, मुझे पेड बुलाया जाता है, मुझे पेड फ़िल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने के लिए कहा जाता है। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं ये बना क्यों रही हूँ? मतलब देखो वो पेड कर रहे हैं, तो मैं बनाऊँगी, उनके लिए बनाऊँगी, प्रमोशन होगा, वो मुझे तभी भी वो करेंगे। लेकिन आपका एक मकसद होना चाहिए। सीएम आ रहे हैं, उनकी एंकरिंग हो रही है, लेकिन अगर बिच्छू घास को प्रमोट करने के लिए हम वो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो मैसेज तो दो, उसका एक थीम बेस तो तैयार करो, उसकी एक बेसलाइन तो तैयार करो। आपको पता तो होना चाहिए कि उस पार्टी से आपका क्या आउटपुट क्या निकलेगा। आप फ़िल्म देखने गए, आप फ़िल्म देखने जा रहे हैं, तो आप आज वहाँ से क्या इंस्पायर होकर आए, आप क्या सीख कर आए? तो हर एक चीज़ का एक मकसद अगर होता है, तो वो चीज़ आपकी एक लय में जाती है, और वरना वो फिर ऐसे ही है, जैसे कहा कि सूर्यास्त, बंदा मस्त। मैम, एक बात युवाओं के लिए कही जाती है कि युवा भ्रमित हो रहा है आज। हुँ, आप इसे कैसे देखते हैं कि युवा भ्रमित हो रहा है, पेरेंट्स मतलब अपनी पेरेंटिंग सही से नहीं कर पा रहे, या जैसे मैं देखता हूँ कि मान लो मैं एक लड़का हूँ, हुँ, जितना मुझे मेरे दोस्त जानते हैं, हुँ, जितना मुझे मेरे साथी जानते हैं, उतना मेरे घर वाले नहीं जान पाते हैं। हुँ। देखिए, हम जिसके साथ में सबसे ज़्यादा समय गुज़ारते हैं, हम जिसके साथ में कम्फ़र्ट होते हैं, हम उनके साथ में शेयरिंग भी होते हैं। तो आज जो जो आज का वर्तमान युग है, वो युवा इतना भ्रमित हो रहा है, ऐसा प्रैक्टिकल क्यों हो गया मतलब? है, और इतना ज़्यादा हम लोग अपने आप में हो गए हैं। मैं कहूँगी कि हम भीड़ में भी हम सब लोग अकेले हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम एक फ़ोन, और उस फ़ोन ने, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामान ने हमें चला रहा है, हम उसको नहीं चला रहे। फ़ोन, आप फ़ोन को नहीं चला रहे, फ़ोन आपको चला रहा है। आपको कब हँसना है, तो आप कपिल का शो देखो, आपको रोना है, तो आप सास बहू का सीरियल ऑन कर लो, आपको कुछ और करना है, तो आप कुछ और वेबसाइट्स को ऑन कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम उसके हिसाब से अपने मूड्स को, अपने कार्य व्यवहार को संचालित कर रहे होते हैं। चूँकि आज इतना ज़्यादा सब लोग अपने करियर को, अपने पैसे को लेके इतना ज़्यादा भाग-दौड़ हो गई कि उसमें हमारे सबका जो वो बॉन्डिंग थी ना, वो कम हो गई है। तो वो बॉन्डिंग कम होने की वजह से ये उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। आप देखिए, पहले पहले के अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं, हम बहुत पहले 50 साल पहले के, हम 10 साल में ही मैं वो परिवर्तन देख रही हूँ कि पहले हम निकलते थे मिलन चौक में बहुत सारे यूथ्स होते थे, फिर टहलने जा रहे हैं, फिर गप मार रहे हैं, फिर अशोका में हम बैठ के चाय पी रहे हैं, या सुमंगलम में बैठ के, तो एक माहौल होता था ना, तो हम लोग मिलते थे, बात करते थे। अभी हम ये 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब अपने-अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं। हमारी आपस में ही, यहाँ पर हम आपस में फ़ोन्स, इमोशंस कम नहीं है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन वो इमोशंस हमारे उस व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप मिलने तो आ नहीं रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो अब आपको वो आपके इस कदर उसमें हैबिट में शुमार हो चुका है कि अगर उसके ना होने से आप एक अकेलापन आप महसूस करते हैं, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन को आप इस तरह से, आप देखिए कि आज क्यों, हाँ, एग्रेसिव हो गए हम लोग, हम क्यों बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, मैं खुद को भी महसूस करती हूँ कि वो सारे वातावरण का फ़र्क आपके उस पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर। मैम, एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि शायद ही बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न रहा है हुँ, हमेशा से ही। हुँ, और मैं कोई
वैसे नहीं कह रहा इस बात को, मैं आपसे पूरी आपकी राय जानना चाहता हूँ इस बात पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी थे, कौन, तीरथ सिंह रावत जी, उनका एक बयान आया था कि वो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से संबंधित, ये हमेशा हमारे समाज का एक सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न रहा है, जो कि गर्ल्स को मतलब किसी के लिए भी कोई भी इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि सटीकता से दे पाता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं गर्ल्स के क्लॉथिंग को लेकर? देखिए, मैं अगेन फिर वही बात करूंगी कि अगर आपको उसको कैरी करना आ रहा है, आप उसमें कंफर्ट हो, सब कुछ, सारे आपके जितने अभी तक के प्रश्न हुए हैं उन सब का यही उत्तर होगा कि आप किस चीज में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, वो चीज आप करो। क्योंकि इस बात को लेकिन अब सही आदमी देखिए, सही तरीके से रह रहा है, लेकिन गलत आदमी अपनी बात को इस तो तरह, ये वही सबसे चीज, ज्यादा विवादित तो प्रश्न रहा है। हमारा इस पर देखिए, मैं दोनों ही, मैं उन लड़कियों को भी कहूंगी, अगर वो लड़की कंफर्ट नहीं है, उस ड्रेस को कैरी नहीं कर पा रही है और वो फिर भी उसको पहन रही है, वो असहज महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी पहन रही है, क्यों पहन रही है? अरे फैशन है, अरे हम आज के उसमें मेरे को लड़के कैसे आकर्षित करेंगे, क्या आप पहन क्यों रहे हो? आप लड़कों को आकर्षित करने के लिए पहन रहे हो, आप स्टेटस सिंबल के लिए पहन रहे हो, आप चूंकि आप एक गांव से आए हो और अगर आप यहाँ पर सूट पहनोगे तो आपको वो रेपुटेशन नहीं मिलेगी, तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आप इसलिए पहन रहे हो, आप पहन क्यों रहे हो? तो ये चीज को अगर आप इसलिए पहन रहे हो तो मुझे लगता है कि ये निरर्थक है, लेकिन आप इसलिए पहने क्योंकि वो आपके कल्चर में है। भाई हमारे कल्चर में मैं साड़ी वियर करती हूँ, बट मेरी जो सिस्टर है वो वेस्टर्न ड्रेस पहनना पसंद करती है, वो उसमें कंफर्ट है, उसने कभी पहना ही नहीं है वो और उस पर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप क्या चीज को आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो। जैसे फॉरेन में आप बिकनी पहन के भी चलते हो तो कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहां पर वो उनका उसमें है, वहां रेप नहीं होते, वहां चीजें नहीं होती, क्योंकि वो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर प्लस हमारा कंफर्ट लेवल। भाई अब लोग बोलने लगे, आप देखेंगे पुराने लोग अब सूट पहनने लगे, अब घाघरा पहन के तो जंगलों में नहीं जाया जा सकता, वो कह रहे हैं तो, और वो उनका, लेकिन जो बहुत पुराने लोग हैं, मेरी नानी जैसे, वो तभी अभी भी घाघरा ही, मतलब तब भी घाघरा ही पहनती थी, क्योंकि वो उसी में ही कंफर्ट थी। वो कहती थी नहीं, मैं सूट पहन के मेरे को इच्छी ये चाउजा हो रहा है, तो वो उनके कल्चर में नहीं है या उनके कंफर्ट जोन में नहीं है। आप क्या पहन रहे हो, आप उसको कैरी कर पा रहे हो या नहीं, उससे आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, या आप सिर्फ स्टेटस के लिए आप पहन रहे हो, ये हमें थोड़ा सा हमारे लड़कियों को, युवतियों को भी समझना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही पहनोगे, आप सूट पहन के स्विमिंग नहीं कर सकते। हुँ? लेकिन अगर आप आप जब प्रधानमंत्री या फिर हमारे प्रशासनिक जितने कार्य होते हैं, आप जब उसमें जा रहे हो तो आप सोचो कि मैं मॉडर्न हूँ जी, मैं तो ये नहीं पहन सकता, नहीं। तो आप वहाँ पर वैसे ही कपड़े पहन के जाते हो। आप नेता हो तो आप कुर्ता पजामा, टोपी, बास्केट पहन कर ही जाते हो, तो वो एक ग्रेसफुल लगता है। तो आपको देखना पड़ेगा आपका पद, आपका माहौल, आपका कार्यक्रम किस चीज़ का है और आप तब उसको लेकर के क्या वो उसके साथ में ग्रेसफुल लग रहा है या नहीं। तो ये चीज़ का थोड़ा-सा मुझे लगता है ध्यान, बाकी पहनावा और ये चीज़ों का सोच के उसमें तो त तालमेल होना, मैं इसको सही नहीं मानती। जब मैंने पहली बार ये शुरू किया था, जब मैंने पहली बार अपने दर्शकों को बताया था, हुँ, आपको बता दूँ मैम कि यूट्यूब में अच्छी खासी फैमिली है हमारी। तो जब मैंने पहली बार ये चीज़ रखी थी कि हम एक अच्छी सामाजिक बहस को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे, या इन लोगों को जिन्होंने कि किसी क्षेत्र विशेष में कार्य किया है, हुँ, तो मैं उस टाइम से कन्फ्यूज़ था कि मैं किसे, हुँ, मतलब सबसे पहली बार जब मैं किसे अपने चैनल पर लेके आऊँगा, हुँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। हुँ, लेकिन उसके बाद जब मैं आपसे उस दिन मिलने के लिए आया, तो तब मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले मैं इंटरव्यू अगर किसी का करूँगा, तो मैं आपका करूँगा, क्योंकि हुँ, जितना ज़्यादा मैं सहज आपके साथ हूँ, हुँ, जितनी ज़्यादा कोई भी बात, मैं आपको पता होगा मैम, 10 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई भी बात आपसे सीरियसली कह सकता हूँ, हुँ, कुछ भी हो चाहे वो, हुँ, हुँ, किसी भी तरह की बात हो, मैं हुँ, आपसे हुँ, सीधा साझा कर लेता हूँ, और आप, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हुँ, मुझे आप एक अच्छा उसका समाधान देंगी, मुझे समझते हुए। हुँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा हर एक इंसान की लाइफ में एक दोस्त होना चाहिए। हुँ, और मैं एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ मैम, कि आप एक एनजीओ में काम भी करते हैं, और अभी आपने मुझे कुछ समय पहले बताया था कि आप एक कुछ अलग सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जैसा कि हुँ, यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल। तो मैं अपने हुँ। दर्शकों के उससे भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसमें क्या होगा? देखिए, उसका मकसद था कि हम इसको इसी मई में करें, लेकिन मेरे जी, एक्सीडेंट की वजह से और ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अस्वस्थता की वजह से मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर पाई। जी, लेकिन इसका मकसद भी बिल्कुल आज के हमारे इंटरव्यू की तरह था। उसमें हम सम्मान देना चाह रहे थे अपने उन यूथ्स को जिन्होंने अपने अपने पैशन को अपना कार्यक्षेत्र बनाते हुए उसमें कुछ अलग काम किया है। जी, चाहे वो कोई भी काम हो।
चाहे वो पार्लर चलाता हो, चाहे वो खेती-बाड़ी करता हो, चाहे वो बागवानी करता हो, चाहे वो होटल चलाता हो, चाहे वो ढाबा चलाता हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें करता हो, मतलब कोई भी फ़ील्ड, और वो अपने उस फ़ील्ड की रिस्पेक्ट करता हो, उसको 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 पूरी इज़्ज़त देता हो और उसमें वो कुछ भी कर रहा है। तो हमने उनको सम्मानित करना, और उनके ज़रिए हम समाज को ये मैसेज देना चाहते थे, हम यूथ को ये मैसेज देना चाहते थे कि प्लीज़ 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 अपने पैशन को मत मारिए किसी भी पारिवारिक या सामाजिक दबाव में। अगर आपका जो इच्छा करती है आप वो करिए, और उसको टूट कर करिए, तो आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं हुँ, इसको खत्म करता हूँ। हुँ। तो मैम आप कम शब्दों में यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं? कम शब्दों में मैं बस यही कहना जी, चाहती हूँ कि दुनिया क्या कहती है, जी। कौन परवाह करता है? मंजिल पर वही पहुँचता है जो अपनी राह पर चलता है। क्या बात दुखों है। के समंदर में, सुखों के चंद लम्हों में, इसलिए बस वही करो जो दिल कहता है। थैंक यू सो मच मैम। तो साथियों, आज जैसा कि आपने देखा, हमने अपने चैनल से पहला इंटरव्यू प्रसारित किया है। हमारे साथ विभू मैम हैं। मैं तो उन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ, लेकिन जिस जिस तरह से मैं उन्हें जानता हूँ कि वे क्या हैं और किस तरह से वो मेरे साथ पेश आती हैं, उसी तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चंस उनसे करे और सीधा जवाब, जिन्हें कहते हैं कि सटीक बेबाक जवाब, बोल्ड जवाब जो उन्हें मिला है, तो आज आपको मिला होगा। तो इसी के बाद मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने किसी क्षेत्र विशेष में कोई कार्य किया है, तो आप हमें बताइए। और आपकी कोई भी राय होती है, आपका कोई भी कमेंट होता है, तो आप हमें फ़ोन के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी बता सकते हैं। तो आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच। और मैं मैम का नमस्कार। भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैम आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और मेरे एक कहने पर आप हमारे, जबकि आप चोटिल हुए हैं, कुछ समय पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैम। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू मैम।